हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से हम टोटल 50 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 1 और पार्ट 1 में टोटल 25 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और पार्ट 2 में टोटल 25, सब मिला के टोटल 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व दैट मीन्स हम एमसीक्यू देखेंगे, उसके साथ साथ उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो भी हम देखेंगे। अगर तुम्हें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which divisions of ANS is responsible for the fight or flight response? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन नंबर बी सिंपैथेटिक, ऑप्शन सी सोमैटिक और ऑप्शन डी एंटेरिक। तो इसमें से ऑप्शन आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं किसका डिवीजन पूछा गया। एएनएस का पूछा गया और क्या पूछा गया? फाइट एंड फ्लाइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि एएनएस का कौन सा पार्ट होता है। देखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसका पार्ट होता है? ये होता है एएनएस का पार्ट होता है। ये क्या होता है? एएनएस का पार्ट होता है। तो उसमें से देखेंगे कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फाइट एंड फ्लाइट। देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या होता है? कूल एंड रेस्ट कंडीशन होता है, और जो सिंपैथेटिक होता है वो होता है इमरजेंसी कंडीशन, दैट मींस फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन। तो देखो, नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट मींस इनवॉलेंटरी, दैट मींस जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में काम करता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक दैट मींस वॉलेंटरी, दैट मींस जब हम मसल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी, जिसमें ऑर्डर की जरूरत पड़ता है। तो क्वेश्चंस में पूछा गया ऑटोनोमिक के कौन सा डिवीजन होता है जो फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन होता है। तो देखो, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक का दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट मींस इमरजेंसी कंडीशन होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो कूल्ड एंड रेस्ट कंडीशन होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल बी कॉज। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो क्या कॉज करेगा? तो ऑप्शन ए में दिया है ब्रोंकोडाइलेशन, ऑप्शन बी में दिया है ब्रोंकल कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी में दिया नो इफेक्ट ऑन द एयरवे, और ऑप्शन डी में दिया कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक में कहाँ पे पूछा गया? लंग्स में पूछा गया। तो लंग्स में क्या इफेक्ट शो करता है? तो देखो, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंकोडाइलेशन और ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। तो हमेशा याद रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या करता है? ब्रोंकियोडाइलेशन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ऑप्शन क्या होगा? ये। तो देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा ऑर्गन में क्या काम होता है। तो हमेशा याद रखना ये दोनों का डिफरेंशिएशन। देखो किस तरह से याद रखना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दैट मींस मान के चलो यहाँ पे मैं क्या करूँ, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे दैट मींस तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दैट मींस क्या है? नॉर्मल कंडीशन। और नॉर्मल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन। वहीं पे क्या होगा? एक टाइगर आ गया, टाइगर आ गया तो क्या होगा? हम भागेंगे। क्या होगा? हम भागेंगे, रन करेंगे यहाँ से। यहाँ तो बैठे नहीं रहेंगे, टाइगर आ गया खिड़की से या गेट से, तो क्या करेंगे? हम यहाँ से भागेंगे। तो क्या होगा? भागेंगे तो दैट मींस इमरजेंसी कंडीशन होगा। क्या होगा? इमरजेंसी कंडीशन होगा। इधर उधर भागे तो भागेंगे तो क्या होगा? हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, और क्या होगा? जितने भी प्रोडक्शन होगा घट जाएगा। तो ये इमरजेंसी कंडीशंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक कंडीशंस बोलते हैं। और जो नॉर्मल कंडीशन था उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो, याद रखो, हार्ट में क्या होगा? जब हम नॉर्मल कंडीशंस पे रहेंगे तो हार्ट रेट कम होगा ऑब्वियसली, और जब टाइगर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी क्या होगा पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? हार्ट रेट घटेगा, बाकी जितनी भी सारी चीजें होगा, दैट मींस प्रोडक्शन जितने भी होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। और क्या होगा? सिंपैथेटिक में उल्टा होगा। क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा लेकिन जितने भी प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? घटेगा। तो देखो, हार्ट रेट क्या होगा? घट रहा है। उसके बाद देखो, सलाइवा ग्लैंड में क्या होगा? सलाइवा प्रोडक्शन घटेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें क्या होगा? घटेगा। और ओरल और म्यूकोसा प्रोडक्शन फिर इसमें क्या होगा? बढ़ेगा, इसमें क्या होगा? घटेगा। उसके बाद देखो, पीपल्स में क्या होता है? पीपल्स आर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट दैट मींस क्या हो जाता है? मायोसिस। कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है उसे बोलते हैं मायोसिस, और पीपल जब डायलेट हो जाता है उसे बोलते हैं माइड्रेसिस। तो मायोसिस किसके साथ होता है? पैरासिम्पैथेटिक के साथ, और
सिंपैथेटिक के साथ क्या हो जाता है, माई एड्रेसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे जाके काम आएगा। और जो हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था लंग्स, लंग्स में क्या होता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्रोंक के मसल्स क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। दैट मींस इसको हम एस्थमा में नहीं देंगे। उसके बाद सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक में क्या होता है, ब्रोंकियल मसल क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। और स्टोमक में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद मोटिलिटी बढ़ता है, इसमें मोबिलिटी भी इसमें घट जाता है। उसमें क्या होता है, यूरिन सिक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसमें यूरिन सिक्रेशन घट जाता है। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम। एसिटाइल को कौन सी एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है, तो ऑप्शन ए देखो एसिटाइलेज, ऑप्शन बी कोलिनेज, ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंड ऑप्शन डी ट्रांसफरेज। तो इसमें ऑप्शंस क्या होगा, तो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। देखो एसिटाइलेज और कोलिनेज ये क्या होता है, ये दो पार्ट में टूटता है, ये तोड़ता नहीं है, टूटता है ये दो पार्ट में, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। तो इसका कौन करता है, और ट्रांसफरेज भी नहीं करता, तो कौन करता है, ये भी ऑप्शन दो, ये दो ऑप्शन गया, ये भी गया, तो कौन बचा, ऑप्शन बचा सी, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ऑप्शन क्या, हमारे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो देखो किस तरह से एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोलिन रिलीज होता है। कोलिन कहाँ से रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। फिर माइटोकॉन्ड्रिया से कोलिन रिलीज होने के बाद हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोआ। फिर क्या होगा, एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोआ क्या होगा, एक साथ जुड़ेगा। उसके बाद क्या बनेगा, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन फिर क्या होगा, वेसिकल में जाएगा, वेसिकल में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद क्या हो जाता है, प्री ए वाला पार्ट को हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक। जब वेसिकल में स्टोर रहेगा दैट मींस स्टोर है, जब जरूरत पड़ेगा तब क्या होगा, प्री साइनेप्टिक से क्या हो जाएगा, रिलीज हो गया, कहाँ जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक। और पोस्ट साइनेप्टिक क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर, दैट मींस एम रिसेप्टर और एन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे आके बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या होता है, उसका काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म होने के बाद क्या हो जाता है, कोलिन और एसीटेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, दैट मींस ब्रेक डाउन हो जाता है और बॉडी से बाहर हो जाता है। उसको करने का कौन करता है, कौन काम करता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कौन करता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, कोलिन को और एसिटाइट को भांग देता, तोड़ देता है। तो जो एसिटेट होता है क्या हो जाता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, और जो कोलिन होता है वो कोलिन क्या हो जाता है, फिर से रीअपटेक हो जाता है, क्या, तो प्री साइनेप्टिक में। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर सिंस ऑल एक्सेप्ट, दैट मीन्स मस्करेनिक रिसेप्टर क्या कहाँ पे देखने को मिलता है, एक्सेप्ट दैट मीन्स देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन CNS, ऑप्शन बी ग्लैंड एंड ऑप्शन सी स्टोमक एंड ऑप्शन डी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमें क्या पूछा गया, एक्सेप्ट। तो CNS में भी देखने को मिलता है, ग्लैंड में भी देखने को मिलता है, स्टोमक में भी देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। और कौन सा निकोटिनिक रिसेप्टर, NM रिसेप्टर। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शंस हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो डी करेक्ट आंसर। तो देखते हैं एक एक करके जितने भी सारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। देखो कोलिनर्जिक रिसेप्टर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो होता है निकोटिनिक रिसेप्टर और दूसरा क्या होता है, मस्करेनिक रिसेप्टर। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक एन का प्रेजेंट होता है गैंग्लिया और एडिनल मेडुला, और NM प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जो मस्करेनिक रिसेप्टर होता है, मस्करेनिक रिसेप्टर हम क्या बोलते हैं, M रिसेप्टर बोलते हैं। ये बेसिकली 5 टाइप होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 टाइप भी पढ़ेंगे। तो देखो M जो होता है स्टोमक और इंटेस्टाइन, और M2 होता है हार्ट, और M3 प्रेजेंट होता है ब्रोंकियल, GIT, ब्लैडर, ग्लैंडर हार्ट। तो इसको देखो, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स याद रखना, M और M3 को याद रखने के, पहले खाओ, दिल लगाओ, फिर बाकी काम करो। खाओ दैट मीन्स स्टोमक में जाएगा, दिल लगाओ दैट मीन्स हार्ट, बाकी काम करो दैट मीन्स जितने भी ग्लैंड्स आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया निकोटिनिक रिसेप्टर आर फाउंड इन, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी स्मूथ मसल्स, ऑप्शन सी हार्ट, एंड ऑप्शन डी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट मिलता है, तो देखो स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है M3 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, M2 में प्रेजेंट होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, M3 में प्रेजेंट होता है। और स्केलेटल मसल्स का ज़्यादा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, NM। तो हमें क्या पूछा गया था, निकोटिनिक रिसेप्टर। तो देखो ये सारा क्या होता है, मस्करेनिक और निकोटिनिक कौन मिलता है, ऊपर वाला ये, दैट मींस हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। देखो NM कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और बाकी कहाँ प्रेजेंट होता है, M3 M2 में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया which of the following is the पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। इसमें से कौन सा ड्रग्स है जो क्या होगा, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। माइमेटिक हमेशा याद रखना, जब भी माइमेटिक बोलेगा दैट मीन्स क्या होगा,
उसके जैसा काम करेगा, दैट मीन्स ये सिंपैथेटिक की जैसा काम करेगा, दैट मीन्स किसके तरह काम करेगा, ये कोलिनर्जिक की तरह काम करेगा, कोलिनर्जिक, ठीक है। देखो कोलिनर्जिक की तरह काम करेगा, दैट मीन्स माइमेटिक का ऑप्शन होता है, और माइमेटिक का मीनिंग्स होता है कॉपी द एक्शंस, क्या होता है कॉपी, और यहीं पे अगर लाइटिक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है, माइमेटिक और लाइटिक। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में ऑप्शन ये दिया है ऑक्सामिडाजोलिन, ऑप्शन बी एफेड्रिन, ऑप्शन सी फिनाइल एपिनेफ्रिन और ऑप्शन डी नियोस्टिग्मिन। तो इसमें से कौन सा ड्रग्स होगा जो क्या होगा, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो देखो ये क्या है, ऑक्सामिडाजोलिन, ऑक्सामिडल एड्रेनालिन ड्रग्स होगा, एफेड्रिन ये भी एड्रेनालिन होगा, फिनाइल एपिनेफ्रिन ये भी एड्रेनालिन होगा, बचा कौन, नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन क्या होगा, नियोस्टिग्मिन कोलिनर्जिक ड्रग्स होगा। ये सारा क्या होगा, एड्रेनालिन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। उसके बाद देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण। देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है कोलिनेस्टेरेज और दूसरा होता है अल्कलॉइड, ठीक है। और इनडायरेक्ट में भी दो टाइप है, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। तो देखो कोलिनेस्टेरेज में क्या क्या आता है, एसिटाइल कोलिन, बिथाकॉल, मिथाकॉल और कार्बाकॉल। और अल्कलॉइड दैट मीन नेचुरल में क्या आएगा, पिलोकार्पिन, मस्कैरिन और एराकोलिन। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट में बेसिकली दो टाइप है, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल बेसिकली दो टाइप का था, एक लिपिड सॉल्युबल और दूसरा था वाटर सॉल्युबल। तो देखो लिपिड सॉल्युबल के ट्रिक्स मैंने बोला था, मेरी क्लास जो किया था उसको पता होगा, क्लास में मैंने बोला था फांसी टांग दो रीवा के गले में। तो फांसी से बोला फाइसोस्टिग्मिन, टांग से तो टेकारिन, दो से डेनिपिजोल, रीवा से रिवास्टिग्मिन, गले में गैलेंटामाइन। तो इस तरह से पूरी ड्रग्स याद हो जाएगा, लिपिड सॉल्युबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के लिए मैंने क्या बोला था, नहीं प्यारे अंदर आओ, नहीं से होगा नियोस्टिग्मिन, प्यारे से पाइडोस्टिग्मिन, अंदर आओ से एंड्रोपोनियम। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट, इरिवर्सिबल में क्या था, ऑर्गेनोफॉस्फेट में थियोन याद रखना, दैट मीन्स मैलाथियोन, पैराथियोन, ये दो होगा। उसके बाद आता है इकोथियोपेट, टेबुन, सेरिन, सोमेन, ये तीनों के एक साथ याद रखना, टेबुन, सेरिन, सोमेन। उसके बाद डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है कार्बामेट, कार्बावाइल, प्रोपॉक्साइल और एल्डिकर आता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, कोई भी एग्जैक्ट एग्जाम होगा वो भी में पूछा जाएगा, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक एल्कोलॉइड। इसमें क्या पूछा गया, एल्कोलॉइड, दैट मीन्स नेचुरल ड्रग्स कौन सा होता है। तो एल्कोलॉइड कौन सा होगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दिया पिलोकार्पिन, ऑप्शन बी दिया फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन डी पाइडोस्टिग्मिन और ऑप्शन डी में दिया पैराथियोन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखो सबसे पहले तो पहला होगा माइमेटिक, कौन सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइमेटिक तो सभी माइमेटिक है। तो एल्कोलॉइड कौन सा होगा, तो यहाँ पे एल्कोलॉइड बेसिकली एक ही ड्रग्स आता है, वो कौन सा होता है, पिलोकार्पिन, जो किस लिए यूज होता है, ग्लूकोमा। तो हमारे आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन आ जाए ए। तो देखो अगर एल्कोलॉइड की बात करें तो एल्कोलॉइड में कौन से ड्रग्स आता है, पिलोकार्पिन, मस्कैरिन, एराकोलिन, ये इंपॉर्टेंट है। और कोलिनेस्टेरेज में आएगा एसिटाइल कोलिन, बिथाकॉल, मिथानिकॉल और कार्बाकॉल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कार्डियक मसल्स, कार्डियक मस्करिक रिसेप्टर इज आर। तो कौन होता है, मतलब कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट में कौन सा मस्करिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, M1, M2, M3 और ऑल ऑफ द अबव। अगर ट्रिक्स तुम्हें याद है तो निकाल लोगे। तो मैंने ट्रिक्स क्या बोला था, पहले खाओ, दिल लगाओ, बाकी काम करो। दिल लगाओ दैट मीन्स हार्ट, तो दिल लगाओ 2 नंबर में आ रहा था, तो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो खाओ दैट मीन्स स्टोमक और इंटेस्टाइन, दिल लगाओ दैट मीन्स हार्ट, और बाकी काम करते हैं ब्रोंकियल, GIT, ब्लेडर, ठीक है, और आई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट एक्टिंग नेचुरल, ठीक है, नेचुरल कोलिनोमाइमेटिक हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। तो ऑप्शन देखो एसिटाइल कोलिन, मिथाकॉल, कार्बाकॉल और मिथाकॉल। तो उसमें से कौन सा होगा, तो देखो जो नेचुरल होता है, जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो एक लौता ड्रग्स होता है, वो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, रैपिडली क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन होता है, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ द एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। और बाकी क्या होता है, सिंथेटिक होता है। तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस उसको क्या कहता है, ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तो इसके लिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसको लोग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर और कॉज। निकोटिनिक रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होगा तो क्या कॉज करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में पूछा गया मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी
इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड, एंड ऑप्शन डी में पूछा गया इंक्रीज द सिक्रेशंस ऑफ द सलाइवा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा गया, निकोटिनिक रिसेप्टर। तो देखते हैं कौन सा रिसेप्टर क्या काम करता है। तो देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, एनएम रिसेप्टर, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया दैट मींस कौन सा रिसेप्टर, हार्ट, और हार्ट में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, M2। उसका इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सलाइवा ऑफ द सलाइवा, तो ये भी क्या होता है, सलाइवा सिक्रेशन, दैट मींस M3। इंक्रीज द सलाइवा सिक्रेशन, ये भी हो जाएगा M3। देखो ये जो तीनों ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस क्या कौन सा, मस्कुलिन रिसेप्टर, और एक लौता क्या होता है, ऑप्शन ए होता है वो क्या होता है, निकोटिनिक, दैट मींस मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आ गया ना, बहुत ईजी है ना। तो देखो इस तरह से हमें क्या करना है, एक एक करके टर्मिनेट करके भी हमारा आंसर निकालना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया व्हिच इज नॉट एंड इफेक्ट ऑफ द एट्रोपिन, इसमें से कौन सा है जो इफेक्ट एट्रोपिन का इफेक्ट नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया राइज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी में दिया डिक्रीज द सलाइवा सिक्रेशन, ऑप्शन सी में दिया है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी में दिया इंक्रीज एबी कॉन्डक्शन। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन क्या होता है, एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता था। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता था, किसकी तरह काम करेगा, सिंपैथेटिक की तरह काम करेगा। तो देखते हैं कौन सी ड्रग सिंपैथेटिक की तरह काम करेगा, कौन सा ऑप्शन, राइज द बॉडी टेम्परेचर। जब हम सिंपैथेटिक दैट मीन्स जब हमारे पीछे टाइगर भाग गया, हम भाग रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा, राइज, जब भागेंगे तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दैट मीन्स ये भी एट्रोपिन का काम हो जाएगा। डिक्रीज सलाइवा सिक्रेशन, उस टाइम में क्या हो जाता है, हमारा मुंह सूख जाता है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, बेसिकली हार्ट रेट घट जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये क्या होगा, ये उसका एक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी इंक्रीज एबी कॉन्डक्शन, ये भी होगा। तो देखो तो नॉट पूछा गया, तो नॉट कौन सा है, नॉट एक ही आ रहा है, कौन सा आ रहा है, बी, दैट मीन्स बी हमारा हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है एट्रोपिन इज यूज एज, एट्रोपिन कहाँ का यूज होता है, देखो तो एट्रोपिन का यूज याद रखने के लिए याद रखना एट्रोपा से ए से एज ए माइडेट्रिक ड्रग साइक्लोप्लिया में यूज होगा, टी से होगा ट्रैपेलिक डायरिया में यूज होता, आर से होगा रैपिड ऑनसेट मशरूम पॉइजनिंग में, ओ से होता ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, पी से होगा पी एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में यूज होता है, और ए से होगा एरिथमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द मोस्ट पोटेंट, याद रखना क्या पूछेगा, पोटेंट माइड्रेटिक एजेंट विथ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन है होमाट्रोपिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी ट्रोपिकामाइड, एंड ऑप्शन सी साइक्लोपेंटोलेट। तो देखो ये जितने भी ड्रग्स हैं वो क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। लेकिन इसमें से पूछा गया कि कौन सा सबसे पोटेंट है। अगर पोटेंट की बात आएगा तो सबसे कौन आएगा, एट्रोपिन। एट्रोपिन सबसे पोटेंट होता है, ये सब क्या होता है, एट्रोपिक एंड डेरिवेटिव होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो होमाट्रोपिन जो होता है, होमाट्रोपिन क्या होता है, मॉडरेट होता है, एट्रोपिन क्या होता है, हाई एक्शंस होता है, ट्रोपिकामेट बहुत लो उसका पोटेंसी होता है, और साइक्लोपेंटोलेट का क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो आंसर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया एक्शंस ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक बाय, मतलब एसिटाइल कोलिन को एक्शंस को कौन ब्लॉक करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन बी दिया है कार्बाकॉल, ऑप्शन सी में दिया है फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन डी में दिया है एट्रोपिन। तो देखो इसका आंसर तुम लोग ही निकाल लोगे। तो देखो एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोलिन बेसिकली क्या होता है, एसिटाइल कोलिन क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को कौन ब्लॉक करेगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स को ब्लॉक करेगा एंटी कोलिनर्जिक। तो हमें इसमें से देखना है कौन सा एंटी कोलिनर्जिक है। तो देखो नियोस्टिग्मिन हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक ड्रग्स है, कार्बाकॉल भी हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक ड्रग्स है, फाइसोस्टिग्मिन में हमने पढ़ा था क्या था, कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। तो बचा कौन, बचा एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एट्रोपिन ब्लॉक करता। तो देखो इसका जितने भी क्लासिफिकेशन हो देखता है, देखो एंटी कोलिनर्जिक के क्लासिफिकेशन में देखो एंटी मस्कार्निक दैट मींस एम रिसेप्टर को जो ब्लॉक करता है। तो कौन सा क्लास आता है, देखो नेचुरल अल्कलॉइड, नेचुरल अल्कलॉइड में क्या आता है, एट्रोपिन एंड हाइसामिन, और जिसे हम बोलते हैं एस्कोपोलामिन। उसके बाद एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज इन सीओपीडी एंड एस्थमा। तो उसमें कौन सा ड्रग्स होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। एंड माइड्रेटिक में कौन सा ड्रग्स यूज होता है, होमाट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट। उसके बाद पेप्टिक अल्सर में कौन सा यूज होता है, पायरेंजेपिन और टेलिंजेपिन। इसको याद रखना, आगे जाके क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एंटीप्लाज्मोटिक में डाइसाइक्लामिन और ऑक्साब्यूटामिन, और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में ग्लाइकोपाइरोलेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्किंसन में कौन यूज होता है, प्रोसाइक्लोनिडिन और बेंजोहेक्सोल। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है था,
एक बार लिख लेना अगर नहीं याद है तो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आई ड्रॉप मे कॉज मायोसिस एक्सेप्ट, सब इसमें से जितने भी ऑप्शन है वो क्या करता है, मायोसिस करता है, एक्सेप्ट एक ड्रग से जो मायोसिस नहीं करता वो क्या करता है, मायोड्रेसिस करता है। तो ऑप्शंस दिया है ए में दिया है एफेड्रिन, ऑप्शन बी दिया है नियोस्टिग्मिन, ऑप्शन सी दिया है पिलोकार्पिन एंड ऑप्शन डी दिया है फाइसोस्टिग्मिन। तो देखो मायोसिस कौन सा ड्रग्स कॉज करता है, सबसे पहले जान के रखो मायोसिस कौन सा ड्रग्स करता है। मायोसिस करने के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए ड्रग्स कोलिनर्जिक होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, और दूसरा होना चाहिए क्या होना चाहिए, एंटी एडिनर्जिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी एडिनर्जिक। दो होगा तभी क्या होगा, वो ड्रग्स क्या होगा, वो ड्रग्स मायोसिस कॉज करेगा। तो देखते हैं, देखो नियोस्टिग्मिन क्या होता है, नियोस्टिग्मिन होता है कोलिनर्जिक, पिलोकार्पिन भी होता है कोलिनर्जिक, फाइसोस्टिग्मिन होता है कोलिनर्जिक। तो कोलिनर्जिक है तो ये जितने भी सारे ड्रग्स है क्या करेगा, मायोसिस। और क्या है एफेड्रिन, एफेड्रिन क्या है, एफेड्रिन बेसिकली क्या होता है, एडिनर्जिक ड्रग्स होता है, एडिनर्जिक ड्रग्स होता है, एडिनर्जिक ड्रग्स क्या करेगा, मायोड्रेसिस कॉज करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया ब्रोंकोडाइलेशंस प्रोड्यूस बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू एक्शंस। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में पूछा गया, ऑप्शन ए में दिया गया निकोटिनिक एक्शंस, ऑप्शन बी दिया है निकोटिनिक एगोनिस्ट, ऑप्शन बी में दिया है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी में दिया है मस्कैनिक एगोनिस्ट, ऑप्शन डी में दिया है मस्कैनिक एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रोंकोडाइलेशन क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन। तो यहाँ पे देखो निकोटिनिक और मस्कैनिक, दैट मीन्स निकोटिनिक मस्कैनिक रिसेप्टर दे दिया। तो एक तो हो सकता है, एक कोलिनर्जिक हो सकता है, क्या हो सकता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है, और दूसरा क्या हो सकता है, एंटी कोलिनर्जिक हो सकता है। दोनों में से एक हो सकता है क्योंकि दोनों रिसेप्टर दे रखा है। तो देखो जो कोलिनर्जिक में क्या होता है, कोलिनर्जिक में कौन सा ब्रोंकोडाइलेशन कौन सा करता है, M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर क्या करता है, उसके ऊपर एगोनिस्टिक एक्शन अगर शो करेगा तो क्या उसके ऊपर असर शो होगा, वो होगा ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, ब्रोंकियोडाइलेशन, तो क्या होगा, तो देखो एगोनिस्ट क्या कर रहा है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो क्या होगा, देखो अगर एंटी कोलिनर्जिक, दैट मीन्स एंटी कोलिनर्जिक अगर M रिसेप्टर पे क्या कर रहा है, M रिसेप्टर पे क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, दैट मीन्स एगोनिस्टिक एक्शन अगर शो कर रहा है तो क्या करेगा, ब्रोंकियोडाइलेशन। अगर कोई ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये डायलेशन करेगा, ये जैसी चीज़ है। तो देखो यहाँ पे जितने भी एगोनिस्ट तो पहले से ही कट जाएगा क्योंकि एंटागोनिस्ट है, तो क्या होगा, एगोनिस्ट हट जाएगा। तो उसके ऊपर देखो कौन सा ब्लॉक कर रहा है, M3 को ब्लॉक कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, निकोटिनिक तो नहीं होगा, निकोटिनिक M में नहीं आता, M में कौन आता, मस्कैनिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मस्कैनिक। तो इस तरह से हमें ऑप्शन निकलना होता है। तो देखो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या होता है, एंटी मस्कैनिक ड्रग्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉकिंग ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में दिया है प्रोपेंथेलिन, ऑप्शन डी में डेकोमिथेनियम, ऑप्शन ए में दिया है एट्रोपिन और ऑप्शन डी में दिया है ग्लाइकोपाइरोलेट। तो देखो इसमें से क्या बोला है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट जो होता है वो घट जाता है। तो हमें ऐसा ड्रग चाहिए जो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा कौन, एक तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हो सकता है या एडिनर्जिक ड्रग्स होता है। तो देखो इसमें से देखो ग्लाइकोपाइरोलेट भी क्या आता है, ग्लाइकोपाइरोलेट भी क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक है, और एट्रोपिन भी क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है, और डेकोमिथेनियम क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक को जो इसे ये भी एंटी कोलिनर्जिक है। क्या ये क्या करता है, देखो डेकोमिथेनियम क्या करता है, ये क्या था, निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी तो नहीं होगा, ये एगोनिस्ट शो कर रहा है। और प्रोपेंथेलिन तो ये भी नहीं होगा। देखो एट्रोपिन, ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, और इसमें ऑप्शन होगा ए, ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता, ऑप्शन होगा सी क्या करता है, एट्रोपिन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, और ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है। देखो ग्लाइकोपाइरोलेट भी बढ़ाता है, लेकिन अगर एट्रोपिन दिया है तो हम एट्रोपिन के साथ जाएंगे। ग्लाइकोपाइरोलेट का मेन एक्शन होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो एट्रोपिन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द ब्रेडिकार्डिया। देखो ग्लाइकोपाइरोलेट भी करता है, लेकिन ग्लाइकोपाइरोलेट के सिग्रेशन करता है यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, लेकिन अगर दे दिया तो ये फर्स्ट लाइन है तो वो ज़्यादा प्रेफर होगा। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज। तो देखो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट ऑप्शन ए दिया है इप्राट्रोपियम, ऑप्शन बी दिया एट्रोपिन, ऑप्शन सी दिया है सेक्सोमिथेनियम और ऑप्शन डी दिया है डेकोमिथेनियम।
तो देखते हैं इप्राट्रोपियम क्या होता है। देखो इप्राट्रोपियम क्या होता है, ये होता है मस्कैनिक, क्या होता है मस्कैनिक एंटागोनिस्ट होता है। एट्रोपिन भी क्या होता है मस्कैनिक एगोनिस्ट होता है। और सेक्सोमिथेनियम क्या होता है निकोटिनिक एगोनिस्ट होता है। तो हमें क्या पूछा गया एंटागोनिस्ट, वो भी निकोटिनिक, तो क्या होगा ये तीनों नहीं होगा तो तीनों नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा डेकोमिथेनियम। डेकोमिथेनियम क्या होता है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट होता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया पाइरेंजेपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ, किसको एंटागोनिस्ट करता है। ऑप्शन ए दिया है M1 रिसेप्टर, ऑप्शन बी दिया है M2 रिसेप्टर, ऑप्शन सी दिया है N1 रिसेप्टर, ऑप्शन डी दिया है N2 रिसेप्टर। तो इसमें क्या हो देखो पाइरेंजेपिन बेसिकली किस लिए यूज होता है, पाइरेंजेपिन बेसिकली पेप्टिक किस लिए हो जाता है पेप्टिक अल्सर के लिए यूज होता है, अल्सर के लिए यूज होता है। और एक कौन सा ड्रग्स होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। और पेप्टिक अल्सर दैट मींस पेप्टिक अल्सर तो एंटी कोलिनर्जिक, तो एंटी कोलिनर्जिक किसको ब्लॉक करेगा स्टोमक में क्या होता है स्टोमक पेप्टिक अल्सर क्या स्टोमक में होता है और ये क्या करेगा स्टोमक में ब्लॉक करेगा, ठीक है इसको ब्लॉक करेगा। तो किसको ब्लॉक करेगा M1 को ये ब्लॉक करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन निकालना हो। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मस्कैनिक पॉइजनिंग, दैट मस्कैनिक रिसेप्टर का अगर पॉइजनिंग हो जाता है तो कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे। तो देखो एड्रेनालिन यूज करेंगे, कैम्फोर यूज करेंगे, एट्रोपिन यूज करेंगे एंड नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर होगा। तो देखो मस्कैनिक रिसेप्टर दैट मींस क्या होगा कोलिनर्जिक ड्रग्स आता है, ठीक है। तो इसको कोलिनर्जिक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स चाहिए। तो इसमें से देखो कौन सा एंटी कोलिनर्जिक है एड्रेनालिन तो नहीं होता है। एड्रेनालिन क्या होता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स होता है। कैम्फर कोई रोल प्ले नहीं करता है मस्कैनिक में। और एट्रोपिन क्या होता है एट्रोपिन होता है एंटी कोलिनर्जिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, ट्रैकिकार्डिया, यूरिन रिटेंशंस, कॉन्स्टिपेशंस, ड्रोजिनेस और इम्पोर्टेंस। तो कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया है एंटी एडिनर्जिक, ऑप्शन बी में दिया है एंटी कोलिनर्जिक, ऑप्शन सी में दिया है एंटी डोपामिनर्जिक एंड ऑप्शन डी में दिया एंटी कोलिन एस्टर। तो सबसे पहले देखो अगर सब भूल जाए एक यहाँ पे कीवर्ड देखो वो क्या दिया है ट्रैकिकार्डिया इसका साइड इफेक्ट है। तो देखो ट्रैकिकार्डिया दैट मीन्स हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट किसका साथ बढ़ता है, एक तो होता है एंटी कोलिनर्जिक हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन, और दूसरा क्या हो सकता है एडिनर्जिक हो सकता है। ये दोनों क्या करता है हार्ट रेट बढ़ाता है। तो देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिया है एंटी एडिनर्जिक दिया है, नहीं ये भी तो नहीं होगा, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक हाँ ये हो सकता है। उसके बाद डोपामिनर्जिक नहीं ये तो नहीं होगा, और एंटी कोलिनेस्टर्स नहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो इस तरह से हमें निकालना होता है। देखो एंटी कोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट क्या था ड्राइनेस ऑफ माउथ, टैकिकार्डिया, यूरिन रिटेंशन। अगर एंटी एडिनर्जिक की बात करें तो हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, और ड्रोजिनेस, ठीक है। एंटी डोपामिनर्जिक में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, एंटी कोलिनेस्टर में स्लाइवा डायरिया, ब्रेडिकार्डिया ये सब होता है। तो इन एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया व्हिच इज ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन डी दिया है मिस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन सी दिया कार्डियक हार्ट फेलियर और दिया है ऑप्शन डी दिया है गाउट। तो इसका आंसर कौन होगा। तो देखो अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, ये अल्जाइमर डिजीज नहीं होता, अल्जाइमर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होता है। तो ये भी तो नहीं होगा। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है मसल रिलेटेड होता है, और ये क्या होता है ये बेसिकली ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कार्डियक हार्ट फेलियर नहीं, ये हार्ट के रिलेटेड होता है, कार्डियक के रिलेटेड होता है। गाउट तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी का होता है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। तो देखो अल्जाइमर डिजीज क्या होता है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होता है, ऑटोनोमिक नहीं होता है, ऑटो इम्यून नहीं होता। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है न्यूरोमस्कुलर होता है, और क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और कार्डियक हार्ट फेलियर ये भी नहीं होता, कि कार्डियो वैस्कुलर डिजीज होता है, तो ये भी नहीं होता। और गाउट भी नहीं, गाउट मेटाबॉलिक और आर्थराइटिस होता है, ये भी ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर नहीं होता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड इज यूज ओरली फॉर द नियोस्टिगमिन किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। एक दिया पार्किंसन, ए में दिया है, बी में दिया अल्जाइमर डिजीज, सी में दिया है ग्लूकोमा और ऑप्शन डी में दिया है मिस्थेनिया ग्रेविस। देखो पार्किंसन में तो यूज नहीं होता। पार्किंसन में क्या होता है साइक्लिनिडिन, प्रोसाइक्लिनिडिन ये यूज होता है। अल्जाइमर में हमने पढ़ा था
अर्टिकारिन, डोनिपिजोल, इमास्टिकमिन, गैलेंटामाइन, ये सब यूज होता है। और इसमें क्या होता है, पिलोकार्बिन पड़ा था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो नियोस्टिकमिन क्या होगा, नियोस्टिकमिन क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, और एड्रोपोनियम किस लिए होगा, इसके डायग्नोसिस के लिए होगा। तो इसमें क्या पूछा गया, ट्रीटमेंट। और नियोस्टिकमिन किस लिए यूज होता है, मिस्थेनिया ग्राविस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया Which of the following diagnosis for मिस्थेनिया ग्राविस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट के बारे में, और इसमें क्या पूछा गया, डायग्नोसिस के बारे में। तो देखो ऑप्शन ए दिया है एड्रोपोनियम, ऑप्शन बी दिया नियोस्टिकमिन, ऑप्शन सी दिया है डोनिपिजोल, और ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो देखो नियोस्टिकमिन हमने क्या पढ़ा था, ट्रीटमेंट पढ़ा था, ये तो नहीं होगा, और ये नहीं होगा, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। और डोनिपिजोल किस लिए हमने देखा था, इससे पहले अगर हमने देखा था क्या दिया, डोनिपिजोल किस में यूज होता है, अल्जाइमर डिजीज में होता है, ये भी नहीं होगा। तो किस लिए किसके डायग्नोसिस के लिए हो जाता है, एड्रोपोनिया सॉरी मिस्थेनिया ग्राविस के डायग्नोसिस के लिए क्या यूज होता है, एंड्रोपोनियम यूज होता है। तो याद रखना, देखो एंड्रोपोनियम क्या होता है, यूज फॉर डायग्नोसिस किसके लिए, मिस्थेनिया ग्राविस के टॉन्सिलेशन टेस्ट के लिए यूज होता है। और जो नियोस्टिकमिन होता है यूज फॉर ट्रीटमेंट नॉट ए डायग्नोसिस। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें से बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए एक जगह पे याद रखना। उसके बाद डोनिपिजोल अल्जाइमर डिजीज के लिए हो जाता है, नॉट फॉर डायग्नोसिस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑप्शन ए दिया है नियोस्टिकमिन, ऑप्शन बी दिया है एट्रोपिन, ऑप्शन सी दिया है फाइसिस्टिकमिन, और ऑप्शन डी दिया है एसिटाइलकोलिन। तो देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट किसके क्लासिफिकेशन में आया था, कोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन में आया था। तो देखो कोलिनर्जिक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो कोलिनर्जिक को कम करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। तो देखते हैं, देखो नियोस्टिकमिन क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है, तो ये भी नहीं होगा। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन क्या होगा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो ये हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, फाइसिस्टिकमिन क्या होगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है, और एसिटाइलकोलिन क्या होता है, ये भी कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, एट्रोपिन क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमें निकालना है। देखो एट्रोपिन क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द एंटीडोट ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है 24 में पूछा गया 25 में पूछा गया which of the following is the direct acting of cholinergic agonist used as a drugs for emergency of the glaucoma। मतलब एसिटाइलकोलिन का, ठीक है, एसिटाइलकोलिन का डायरेक्ट एक्शन होगा, और क्या होगा, वो ग्लूकोमा में यूज होगा। तो देखो ऑप्शन ए में दिया कार्बाकॉल, ऑप्शन बी में दिया बीथाकॉल, ऑप्शन सी में दिया पिलोकार्बिन, और ऑप्शन डी में दिया है सिबिमिलिन। तो देखो कार्बाकॉल तो नहीं होगा, देखो कार्बाकॉल बेसिकली ग्लूकोमा में यूज होता है, लेकिन जब पिलोकार्बिन देगा तो क्या होगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा पिलोकार्बिन। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, पिलोकार्बिन। देखो बीथानिकॉल यूरिन रिटेंशन के लिए यूज होता है, इसके लिए नहीं यूज होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होता है हमारा, पिलोकार्बिन क्या होता है, ग्लूकोमा के लिए यूज होता है, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो देखो पिलोकार्बिन दैट मींस आई ड्रॉप प्रेफर फॉर द ग्लूकोमा ट्रीटमेंट। तो थैंक यू।